का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है और वराह मिहिर ने उसकी प्रशंसा में 2 चैप्टर लिखे हैं पंच सिद्धांतिका में। तो इसीलिए उन्होंने, सूर्य तो उनके देवता थे और वशिष्ठ का कि वह आराधना जैसा करते थे, इसलिए उन्होंने दिनकर वशिष्ठ पूर्वान लिखा। हाँ, ये नहीं, इसका मतलब ये है कि एक चीज का बड़े गहराई से उनका अध्ययन था। अरे बहुत ही अध्ययन था। इस तरह से विज्ञान और गणित का गहरा अध्ययन होना, और एक काव्य शास्त्री को, साहित्य शास्त्री को, ज्योतिषाचार्य को, एक साहित्य के लेखक को, संपादक को इस तरह का बहुमुखी ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जानकारी दो डॉक्टर। गणित के इतिहास भारत के जो हिंदी साहित्य सम्मेलन होते थे आरंभिक, हरिद्वार का हिंदी साहित्य सम्मेलन 1942-43, माखनलाल जी उसके साहित्यिक परिषद के अध्यक्ष, पंडित जी हमेशा विज्ञान परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते थे। अच्छा। और ऊपर हाथी पे जुलूस निकलता था, उसमें बाबू गुलाब राय भी है, माखनलाल जी हैं, व्यास जी हैं। तो मैंने बाद के काल में खोजा कि ऐसा क्यों। मुझे बाबू जगजीवन राम कहते थे कि मैं व्यास जी को एक वैज्ञानिक मानता हूँ। विज्ञान लेखन, उनका विज्ञान साहित्य पर बहुत लेखन है, सौरमंडल पर, खगोल पर, भूगोल पर बहुत है, बहुत। अच्छा, मैंने प्रोफेसर एपीजे कलाम, हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय को, उनके 3 लेख दिए। एडिटोरियल हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, लेकिन आप देखिए जियोलॉजिकल है। वो दिल्ली राष्ट्र की सुरक्षित राजधानी नहीं होगी, ये आजादी के पहले विक्रम में लिख रहे हैं। उसकी वजह लिख रहे हैं कि ये भूगर्भीय दृष्टि से ठीक नहीं है, भूकंपीय दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और इसके विश्लेषण में वो हिंदी हिंदुस्तान में लेखमाला चला रहे हैं। मोह उनका उज्जैनी के प्रति था कि उज्जैनी राष्ट्र की राजधानी बने, राष्ट्र की न सही तो प्रदेश की बने। जब प्रदेश की भी नहीं बनी तो विश्वविद्यालय ले आए। तो जवाहरलाल जी ने मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा कि व्यास जी, आप तो उज्जैन को राष्ट्र की राजधानी चाहते थे, राजेंद्र बाबू का बयान है, उज्जैन बने, तो फिर आप प्रदेश की बनवाना चाहते थे, अब आप विश्वविद्यालय पर राजी हो गए। तो पंडित जी का देखो जवाहर, आजादी की लड़ाई हम भी लड़े आपके साथ, थके हारे चुके नहीं है, बूढ़े हो चले हैं। तो अब जो लड़ाई में लड़ता था वो लड़ लिया, अब यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो मेरे शहर के नौजवान पढ़ लेंगे, तो शेष लड़ाई वो लड़ लेंगे। क्या बात है। ये भाव, इसलिए विक्रम विश्वविद्यालय मालवा में पहला विश्वविद्यालय, इंदौर भोपाल में नहीं था। नहीं, इसीलिए जो है वो व्यास जी का जो है महत्व है, और उनकी जितनी चर्चा करें हम उतनी कम है, क्योंकि इतने सारे क्षेत्रों में अभी पांडे जी ने एक घटना ही कही। अब इस चीज को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। आपने व्यंग्य की चर्चा की, व्यंग्य के ही बारे में अगर उनकी शोध की जाए तो चर्चा करें। एक जीवन में कितना काम करा। हाँ? उन्होंने फीचर फिल्में बनवाई 2, एक कवि कालिदास, भारत भूषण निरुपरॉय को लेकर, एक फिल्म विक्रमादित्य, भारत की पहली ऐतिहासिक फिल्म है, लोग मुगले आजम समझते नहीं। पृथ्वीराज, रत्नमाला, बाबूराव भंडारकर और प्रेम अदीब, इनको लेकर 1942 में पहली कॉस्ट्यूम ड्रामा है, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन सिल्वर जुबली है। और विक्रमादित्य, और ये विजय भट्ट साहब की, प्रकाश पिक्चर्स की। दूसरी फिल्म 56 में बनी है, कवि कालिदास, ये भी सिल्वर जुबली हुई, मन्ना डे, गीता दत्त के सॉन्ग हैं। तो एक आदमी एक जीवन चरित्र पर लिखना आसान है। मैं कहता हूँ, आप देखिए, लिखने को मुक्तिबोध लिख देते अंधेरे के खिलाफ, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कहीं उनके मोहल्ले में लाइट नहीं है तो नगर निगम लड़ने गए हों। हाँ, बिल्कुल, लेखन अलग चीज है। आप जीवन में एक्टिविस्ट हैं कि नहीं। महाश्वेता देवी यहाँ राजेंद्र यादव जी से पूछती कि दिल्ली में यमुना खराब हो रही तो आप लड़ते हैं कि नहीं। पंडित जी शिप्रा सूख जाए तो खड़े हो जाते थे। यानी कालिदास छोटे पत्र लिखते थे, अखबारों में पत्र लिखते थे, गली में, सड़क के बारे में, नाली के बारे में, इसके बारे में। एक एक्टिविस्ट की भूमिका एक बड़े राइटर के होते हुए कि सोशल वर्क के लिए शहर में पानी नहीं है तो नगर के कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक को लताड़ देंगे। नहीं, सही बात है। बड़ा आदमी वही होता है जिसके शब्द और कर्म में समानता होती है, जो केवल बात ही नहीं करता बल्कि काम से भी लोगों को लाभ पहुंचाता है। जो अटल बिहारी जी ने टिकट के समय कहा, ज्ञान और कर्म का संयोजन था। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को याद करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज देश में जब ऐसी स्थितियां चल रही है, चारों तरफ भौतिकवाद भी है, बाजारवाद भी है, आतंकवाद भी है, ऐसे में एक सुलझे हुए विद्वान पर चर्चा करना और उसके जीवन से प्रेरणा लेना, नई शक्ति अर्जित करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चर्चा में पधारे तो हमको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल तक मैं पंडित जी के सानिध्य में रहा। मैं सोचा करता था कि जब सूर्य तपते हैं तो इस पृथ्वी पर वर्षा होती है, और जब पंडित सूर्य नारायण व्यास तपस्या करते हैं तो यहाँ विक्रम द्विसहस्त्राब्दी समारोह मनाया जाता है। पंडित जी बताया करते थे, मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने प्रारंभ किया और कुछ अखबारों में लिखा कि इस तरह का विक्रम द्विसहस्त्राब्दी समारोह मनाने की तैयारियां चल रही हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, गवर्नर जनरल ने इसका विरोध किया,
अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि विक्रमादित्य के संबंध में कोई समारोह उज्जैन में मनाया जाए, लेकिन यह पंडित जी का ही संकल्प था कि वो बहुत ही सफल समारोह रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। उसका जो मॉन्यूमेंटल ग्रंथ है, कीर्ति स्तंभ की तरह से विक्रम स्मृति ग्रंथ पंडित जी ने मुझे दिया, उसमें विक्रमादित्य के बारे में कई लेख हैं, भारत के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों के हैं, और उसके एडिटोरियल बोर्ड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोरख प्रसाद, प्रोफेसर A.C. बनर्जी और बड़े अच्छे विद्वानों के नाम थे। तो जब पंडित सूर्यनारायण व्यास ने तप किया तो उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय बना, वहाँ पर सिंधिया ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बना, कालिदास अकादमी बना। इसमें उनका कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं था। उनके व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा वह सुंदर श्लोक अक्सर पहले भी याद आता था, आज भी मैं बता रहा हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स योगी सन्यासी च न निराग्निर न चाक्रिय। अर्थात जो निस्वार्थ भाव से जनहित में और देश हित में काम करता है वही योगी है और वही सन्यासी है। बहुत तो पंडित व्यास जी बहुत ही उनका सन्यास की तरह जीवन था। आपने चर्चा को का समापन किया। तो हमने देखा जितनी संस्थाएं बनाई, विक्रम विश्वविद्यालय में अपने किसी रिश्तेदार, किसी व्यक्ति, किसी को रिकमेंड नहीं किया कि इसको अपॉइंट कीजिए। वो हमेशा चाहते थे कि योग्यतम व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में आए। यही कमी है आज के जमाने में। पंडित जी जो है अपने विचारों को किसी पर कभी नहीं थोपते थे। एक उसका उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि, मैंने पंडित जी से पूछा भी कि लोग कहते हैं कि उज्जैन जो है मणिपुर चक्र है, पृथ्वी के केंद्र में है, इसका पंडित जी वैज्ञानिक औचित्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे तो कुछ नहीं मालूम होता कि उज्जैन पृथ्वी अगर गोल है तो कोई भी स्थान केंद्र में हो सकता है। आप जैसे उन्होंने बताया कि ग्रीनविच और इस समय जो है वहाँ से काल गणना होती है। तो हमने पूछा पंडित जी कर्क रेखा क्या उज्जैन से जाती है? तो मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है। पंडित जी ने कहा कि नहीं, उज्जैन से नहीं, वह महिदपुर से होकर के जाती है। हमने उसको नोट कर लिया क्योंकि उज्जैन के लोग आज भी कहते हैं कर्क रेखा उज्जैन होकर जाती है। यह उनकी वैज्ञानिक सोच का एक परिणाम था। तो मैंने जिज्ञासा प्रकट किया कि काल गणना फिर प्राचीन काल में उज्जैन से क्यों की जाती थी? तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आज ग्रीनविच से क्यों की जाती है? फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मेघदूत दिया कालिदास का कि इसको पढ़ करके आइए, फिर हम इसका जवाब देंगे। हमने मेघदूत में जो उज्जैन का संदर्भ आया था उसको पढ़ा। मेघदूत में यक्ष जो है मेघ को वह डायरेक्ट करता है कि वक्रः पंथा यद्यभवत प्रस्थोत्तरांशा, थोड़ा मार्ग टेढ़ा होगा लेकिन उत्तर होकर के उज्जैनी होकर के जाना, और वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हारा पूरा पुरस्कार मिल जाएगा। कालिदास ने लिखा है हारास तारास्तर लघुटिकान कोट सह शंख सुक्ति सन लक्षणते स्थलिल निधय तो ये मात्रावशेषा। मेघदूत में हिंदी में उसका अर्थ दिया हुआ था। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी उज्जैन के संबंध में जो लिखा है कालिदास ने कि करोड़ों हार वहाँ के बाजारों में टंगे रहते थे, दुनिया के सारे रत्न और जेम्स उसमें मढ़े होते थे, उनको देख करके मेघ तुम्हें ऐसा लगेगा कि सूर्य में सिर्फ पानी पानी रह गया और उसका जो रत्नाकर नाम है वह जो है खाली हो गया क्योंकि सारे रत्न उज्जैन के बाजार में आ गए। क्या बात। मैंने पंडित जी से पूछा कि इसमें अतिशयोक्ति है कि नहीं है। पंडित जी ने जो जवाब दिया वह बहुत ही अद्भुत है। पंडित जी ने कहा देखिए, काव्य में दो चीज़ें काव्य के तत्व होती हैं। एक तो होता है कि शिवम और सुंदरम। काव्य में कल्याण होना चाहिए और सौंदर्य होना चाहिए, सत्य का होना उतना जरूरी नहीं है। लेकिन कालिदास ने जो लिखा इसमें सत्य का भी बहुत अंश है। एक अमेरिकन मैथमेटिशियन हुआ है यश बोखनर, उसने लिखा है कि गणित और काव्य की तुलना करते हुए कि गणित में सत्य होता है और शिवम होता है, गणित में सौंदर्य नहीं होता। अगर गणित में सौंदर्य हो जाए तो वही सुगंधित स्वर्ण हो जाएगा। तो हमें पंडित जी की वह बात हमेशा याद आती है कि जो कालिदास ने लिखा कि इतना समृद्धशाली नगर उज्जैन था, तो हमने पंडित जी से पूछा कि इसमें वास्तविकता क्या थी। तो पंडित जी ने जो मुझे बताया वो हमने अपनी डायरी में नोट कर रखा है। उन्होंने कहा कि रेशम पथ जो कराकोरम घाटी से होकर के और बल्ख नगर तक जाता था, वहाँ से दो शाखाएं फूटती थी, एक उत्तर कांस्टेंटिनोपल और एक दक्षिण में उज्जैन आता था। तो उज्जैन रेशम पथ का दक्षिणी हिस्सा और उज्जैन से भृगुकक्ष बंदरगाह होकर
और अरब सागर होते हुए तमाम यूरोप के बंदरगाहों तक जहाज जाते थे। यह उज्जैन की समृद्धि का कारण था, क्योंकि उस जमाने में बम्बई नहीं था। नहीं, ये तो अनंत बात है। पंडित जी की चर्चा जो है जितनी हम लोग करें वो कमी है। और ऐसे आप लोग यहाँ पधारे स्टूडियो में और आपने पंडित जी पर ऐसी चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।